हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। फ्रेंड्स, आप सभी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है, पुलिस कांस्टेबल के लिए जो तैयारी है आप दो तरीके से कर रहे होंगे। आप रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और साइंस, ऐसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आप फिज़िकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। फिज़िकल के अंतर्गत आपको रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप, इस प्रकार की फ़िज़िकल तैयारी में आप जुड़ गए होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के कुछ वीडियोस बना करके चौहान एकेडमी खंडवा पर डाल रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, मैंने इसके पहले करीब 2-3 वीडियो जीके के डाले हैं, एमपी जीके से रिलेटेड। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक भूभाग है उससे रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक भूभाग है उससे रिलेटेड वीडियो में आप लोगों को उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इसके पहले मैंने करीब 20 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। उसके आगे के क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत। चलिए, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है? कि जो सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है वो निम्न पठारों में से किस पहाड़ी में किस में स्थित है? हमारे पास में 4 पठार है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार, सतपुड़ा और रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिद्ध बाबा पहाड़ी है, इसका यदि आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है वो बुंदेलखंड पठार पर स्थित है। सिद्ध बाबा पहाड़ी की जो ऊंचाई है करीब 1172 मीटर ऊंची है। सिद्ध बाबा की पहाड़ी करीब 1172 मीटर ऊंची है। 1172 मीटर ऊंची है ये। और बुंदेलखंड पठार जो है, बुंदेलखंड का पठार, उसमें आती है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में किस स्थान पर मिलती है? तो सतपुड़ा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, मालवा क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आप लोगों ने गोंडवाना युग के बारे में सुना होगा कि मध्य प्रदेश कौन से भूमि के अंतर्गत आता है, तो गोंडवाना भूमि के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें हमें कहाँ पर मिलती है? तो गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं वह सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। कौन से क्षेत्र में मिलती है? गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं वह सतपुड़ा क्षेत्र में प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है, जो कि बुरहानपुर में है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर 4 नदियाँ हैं हमारे सामने, काली सिंध नदी, पार्वती, चंबल और सिंध। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, चंबल नदी, और दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो ताप्ती नदी है वह करती है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है? तो खंडवा जो एक स्थान है जहाँ पर दक्कन ट्रैप है, खंडवा का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ नहीं पाई जाती। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी, खंडवा, जिसके खंडवा में दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती। चलिए, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ये सभी क्या है, जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो लावा है वो जमता गया और एक के बाद एक चट्टानों का रूप परिवर्तित होता गया। तो समय के साथ में करोड़ों वर्षों में जब अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ तो उन्हें अलग अलग नाम दिया गया, जो हमारे सामने आ रहे, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम,
ये सभी क्या है, ये चट्टानों के नाम है जो समय समय पर उनके रूप परिवर्तित होते गए, उनके गुणों के आधार पर, स्थान के आधार पर उनका नामकरण किया गया। तो अब मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बीजावर, पन्ना, छतरपुर, ये 3 नाम दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो बीजापुर मतलब ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर, इन तीनों स्थानों पर ये क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब क्या है, उपरोक्त सभी, कि बीजावर, पन्ना और छतरपुर तीनों स्थान पर मिलता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या है, उपरोक्त सभी। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? हमारा जो पूरा मध्य प्रदेश है वो कौन से पठार में आता है? तो पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार या दक्षिण का पठार। अब यहाँ पर हमें भारत का नक्शा देखना पड़ेगा कि भारत के नक्शे में जो पठारी भूमि है, उस पठारी भूमि में हमारा जो मध्य प्रदेश है कौन से पठार के अंतर्गत आता है? पूर्व के पठार में आता है, पश्चिम के पठार में आता है, उत्तर के पठार में आता है या दक्षिण के पठार में आता है? कौन से पठार के अंतर्गत आता है? चलिए तो इसको हम देखते हैं। दोस्तों ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर। इसमें ये वाला जो भाग है ये द हिमालयन रेंज है, पर्वतीय माला है। फिर है ग्रीन वाला जो पार्ट है ये उत्तर का मैदान है। फिर ये जो ग्रे कलर दिख रहा है ये इंडियन डेजर्ट है। और ये बीच वाला जो पार्ट है ये है डेक्कन प्लेट्यू मतलब दक्षिणी पठार है। हमारा मध्य प्रदेश भारत के हृदय प्रदेश कहा जाता है और बीच सेंटर में आता है। मतलब इस दक्षिण का जो पठार है इसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब क्या है कि हमारा मध्य प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार ए नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का जो गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग भाग थे और अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो एक भाग को सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, एक भाग को, दूसरे भाग को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था और तीसरे भाग को रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब क्या है, ये उपरोक्त सभी, ये तीनों नाम मध्य प्रदेश के पुराने जब गठन नहीं हुआ था उस समय के मध्य प्रदेश के हैं। चलिए पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरा मिलता है, तो पन्ना में जो हीरे की जो खदानें हैं उनमें से किस सीरीज़ के अंतर्गत आती है? बिजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सोनसर सीरीज और संकोली सीरीज। तो इसका जो सही जवाब क्या है? बिजावर सीरीज। मतलब ग्वालियर के आसपास जो सीरीज़ है, ग्वालियर, पन्ना, रीवा के आसपास जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में हीरे की खदानें उस सीरीज़ के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? जबेरा का गुंबद, तो ये जबेरा का गुंबद किसके अंतर्गत स्थित है? कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार, किसके अंतर्गत स्थित है जबेरा का गुंबद? तो जबेरा का गुंबद ये है कगार भूमि में आता है। कगार भूमि, ये कगार भूमि जो है ये विंध्य स्कार्प प्लेन कहा जाता है। मतलब विंध्य स्कार्प प्लेन को ही कगार भूमि कहा जाता है। तो ये कगार भूमि के अंदर ही जबेरा का गुंबद है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? अभी मैंने कगार बोला, मतलब विंध्य स्कार्प प्लेन जिसको कगार भूमि कहा जाता है। तो कैमूर कगार और भांडेर कगार, और दोनों या इनमें से कोई नहीं, गंगा और नर्मदा के जल का विभाजक माना जाता है कैमूर कगार को या भांडेर कगार को। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ए एंड बी, ये दोनों आएगा, मतलब कैमूर कगार भी और भांडेर कगार भी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? कौन सा शहर भारत के कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? अब पहले तो हमें समझ लेते हैं कि किसी भी देश का जो मानक समय है कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देश के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा जाती है
उस देशांतर रेखा के सेंटर से पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में इलाहाबाद के निकट से देशांतर रेखा गई है और वहाँ से पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। पूर्व में 2 घंटा और पश्चिम में 2 घंटे का, वहाँ से जो इलाहाबाद के निकट से पूर्व में 2 घंटे का और इलाहाबाद के पास से पूर्व पश्चिम में 2 घंटे का समय का अंतराल होता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में यदि 4 बज रहे होंगे, मतलब 4 बजे वहाँ सूर्योदय होता है, तो इलाहाबाद में 6 बजे सूर्य होता है, इतना अंतर होता है। तो यहाँ पर जो है कि निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? तो इलाहाबाद के निकट कौन सा शहर होगा? सागर होगा, होशंगाबाद होगा, उज्जैन होगा या रीवा होगा? तो आप लोग इतना तो अनुमान लगा सकते हो कि जो रीवा है ये उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश से जो रीवा जिला है उत्तर प्रदेश से पास में है। तो इलाहाबाद के निकट कौन सा शहर होगा? रीवा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए, बालाघाट और महाराष्ट्र, मुरैना और राजस्थान, और झाबुआ और गुजरात, इनमें सभी में क्या आप लोगों को चारों चीज़ें दिखाई दे रही? छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ कि यहाँ पर एक ज़िले का नाम है और ये स्टेट का नाम है। बालाघाट मध्य प्रदेश का ज़िला है और महाराष्ट्र स्टेट हो गया। मुरैना मध्य प्रदेश का ज़िला है और राजस्थान स्टेट हो गया। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का ज़िला है और छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया। और झाबुआ मध्य प्रदेश का ज़िला है और गुजरात स्टेट हो गया। लेकिन इन तीनों में एक में कुछ बात कॉमन है और एक में कोई सी असमानता है। देखिए, बालाघाट की जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से टच होती है। इसी प्रकार से मुरैना की जो बॉर्डर है वह राजस्थान से टच होती है। और इसी प्रकार यदि यदि आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो झाबुआ की बॉर्डर किससे टच हो रही है? गुजरात से टच होती है। लेकिन इसमें आपको भिन्नता नज़र आएगी। छिंदवाड़ा की जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से टच होती है, न कि छत्तीसगढ़ से टच होती है। इसलिए हमारा जो आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा कि ये जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। आप लोगों को बालाघाट, मुरैना और झाबुआ, बालाघाट, मुरैना और झाबुआ में यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश का नक्शा दिखाऊं तो मध्य प्रदेश के नक्शे में आप लोगों को बालाघाट, मुरैना और झाबुआ ये तीनों चीज़ें आप लोगों को दिख जाएगा। बालाघाट, मुरैना और झाबुआ। तो मध्य प्रदेश का नक्शा किधर गया? ये दिखा देता हूँ। देखिए, बालाघाट, मुरैना, झाबुआ। ये देखिए, बालाघाट कहाँ पर है? ये इधर दिया है। बालाघाट की जो बॉर्डर है किससे टच हो रही है? ये महाराष्ट्र से टच हो रही है। इसी के साइड में पहले छिंदवाड़ा दिया गया है। इसका मतलब ये छिंदवाड़ा भी ये महाराष्ट्र से टच हो रहा है, न कि छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ इधर है, ठीक है। इसके बाद में हमने झाबुआ देखा। झाबुआ भी किससे टच हो रहा है? ये गुजरात से टच हो रहा है। और इधर जो मंदसौर है वो मंदसौर राजस्थान से टच हो रहा है। तो हमारा जो आंसर क्या था कि छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, ये गलत था। छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र की बॉर्डर टच होती है, जबकि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर टच नहीं होती। तो हमारा जो हमने जो सही आंसर देखा वो क्या था कि छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ये तो आंकड़े याद रखने वाली बात है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी सरल है। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है मध्य भारत का पठार? तो यह प्रदेश के 10.6% भाग पर यह पठार फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत का जो पठार प्रदेश के 10.6% भाग में फैला हुआ है, तो उस पठार में इसमें से कौन सा जिला नहीं आता है? तो इसमें से जो जिला है वह है इंदौर। ये इंदौर जिला जो है मध्य प्रदेश के जो मध्य भारत का जो पठार है उसमें नहीं आता है इंदौर जिला। बाकी तीनों जिले आते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? दक्कन ट्रेप का भाग है। जैसे मैंने बताया था कि खंडवा की जो चट्टानों के बारे में बोला गया, धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं कहाँ पर नहीं पाई जाती, तो हमने बोला था कि खंडवा में नहीं पाई जाती, तो खंडवा में दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलती है। तो कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? बुंदेलखंड, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी या मालवा का पठार?
तो दोस्तों हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा आंसर क्या है, मालवा का जो पठार है वह दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, दक्कन ट्रैप का ही भाग है। चलिए आगे देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जब भी नाम आएगा तो आपको महादेव पहाड़ी याद रखना पड़ेगा, और महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ की चोटी है जो सबसे ऊंची है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। तो सतपुड़ा, महादेव और धूपगढ़ ये तीनों को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि भांडेर, कैमूर और पारसनाथ ये किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का उपविभाग है, यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है। भांडेर, कैमूर और पारसनाथ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है। इसी प्रकार से राजपीपला, महादेव और मैकाल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि सतपुड़ा याद रखोगे तो महादेव पहाड़ी याद रखना पड़ेगा, और महादेव पहाड़ी पर कौन सी पर्वत चोटी है, धूपगढ़। ठीक, यहाँ पर दिया है राजपीपला, महादेव और मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है। तो हम सीधा सीधा यहाँ महादेव पहाड़ी को पकड़ेंगे और किस पर आ जाएंगे, सतपुड़ा पर आ जाएंगे कि ये कहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। चलिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में, अरावली कहाँ है, राजस्थान में फैली हुई है और मध्य प्रदेश से टच होते हैं, विंध्य श्रृंखलाओं से मिलती है। तो इसके बीच में कौन सा पठार स्थित है, तो इसके बीच में कौन सा है, मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो ये मालवा का जो पठार है ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, मालवा का पठार। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो भी 20 क्वेश्चन का था, ये वीडियो मैंने 20 क्वेश्चन का बनाया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।